हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है मांगा एक्सप्लेन इन हिंदी। उसके जूते शक उसके मन में आने लगा। सब कुछ बड़ी सफाई से सजा हुआ था। उसके जूते ठीक से रखे हुए, कोट सावधानी से टांगा हुआ और बैग बिल्कुल सही जगह पर रखा हुआ था। यह सब किसी ऐसे व्यक्ति का काम लग रहा था जिसने उसके नशे की हालत में उसकी देखभाल की थी। जब उसने अपने सीने को छूकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि शुक्र है उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। शर्म से एक हल्की सी सांस उसके होंठों से निकली, पर वह खुद से पूछने लगी कि आखिर इसमें किस बात की खुशकिस्मती थी जब उसने इतनी गड़बड़ कर दी थी। उसके ख्याल पछतावे की ओर मुड़ गए। यह सोचने का समय नहीं था। हद पार करना लापरवाही थी और फिर भी उसका अपना इशारा एक निमंत्रण जैसा था। उस पल की याद से उसकी त्वचा सिहर उठी और उसके चेहरे पर वह शांत घमंडी भाव देखकर उसे इतना गुस्सा आया कि लगा जैसे उसे काट कर एहसास दिला दे कि यह दर्द कैसा होता है। उसने अपने विचारों को झटकने की कोशिश की, खुद को समझाते हुए कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आखिर उन्होंने साथ नहीं सोया था, शायद इसका कोई खास मतलब नहीं था। वैसे भी ये उसका पहला अनुभव नहीं था। उसके जैसे चेहरे वाले इंसान के लिए यह अजीब होता अगर उसका कोई अतीत न होता। और सच तो यह था कि वह इस सब में काफी माहिर था। ये सोचकर वह खुद पर झुंझलाने लगी कि वह कितनी बुरी एडल्ट है। उसे उससे संपर्क करना था और माफी मांगनी थी। जब वह कपड़े पहन रही थी, उसकी उंगलियां कोट के अंदर रखे एक नोट से टकराईं। वह बायमोंटे की तरफ से था। उसने लिखा था कि वह यह नोट इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि उसे लगा कि वह अचानक देखकर घबरा जाएगी, लेकिन ज्यादा इसलिए कि वह बहुत नशे में थी और घर नहीं जा सकती थी। उसने लिखा था कि वह समझ जाएगी और होटल के बिल की चिंता न करे, क्योंकि उसने एक फ्री वाउचर इस्तेमाल किया था जिसे वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बचा रहा था। उधर सीन बदलकर जय पर आया, जो बायमोंटे को जिज्ञासा से देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने पूछा कि क्या बायमोंटे को घर पर कोई खतरा महसूस हो रहा है? क्या कोई सियोल की ऊंची इमारत की खिड़की तोड़कर अंदर घुसकर उसे चाकू से मार सकता है? बायमोंटे हंस पड़ा और कहा कि उसे थोड़ा मनोरंजन करे। जय ने मजाक में फूल की पत्तियों से जेंगा खेलने का सुझाव दिया और फिर पूछा कि क्या बायमोंटे उस लड़की से मिलने का इरादा रखता है। लेकिन बायमोंटे ने इनकार कर दिया, कहा कि वह आज पहले उसे संपर्क नहीं करेगा। उसे लगा कि उनके बीच का रिश्ता थोड़ा गहरा हुआ है और अगर वह पहले संपर्क करती है तो वह सोच सकता है कि चलो ठीक है। जय हैरानी से बोला कि वह क्या बकवास कर रहा है। अब वह उसकी सोच बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। समझना मुश्किल था कि वह पकड़े जाने से बचना चाहता था या खुद चाहता था कि वह और चेयरमैन दोनों उसे पकड़ लें। दूसरी ओर मिशेल अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था जब आही ने कहा कि यह बहुत नाइंसाफी है। मिशेल ने पूछा कि अचानक उसे ऐसा क्यों लगा। आही ने कहा कि वह हर चीज में अच्छा क्यों है। उसने कई औरतों से मुलाकात की, शादी की और अब उसकी एक एक्स वाइफ भी है जो अब भी उससे ऑब्सेस्ड है। उसने सोचा कि शायद उसकी स्किल की वजह से ऐसा है। मिशेल हंस पड़ा, लेकिन आही ने आगे कहा कि शायद वह पहले दिन से ही इतना अच्छा था। उसके शब्दों ने मिशेल को सोच में डाल दिया। क्या वह सच में सोचती है कि वह बचपन से ही ऐसा था? उसने इस विचार को झटक दिया। उसके ख्याल जब उसके जवानी के दिनों में चले गए तो उसे नाहसू के साथ बिताया हुआ एक पल याद आया। उसने उसे चूमा था, लेकिन अचानक ही मिशेल ने खुद को पीछे खींच लिया और उससे कहा कि वह घर चली जाए। नाहसू हैरान थी। उसने पूछा कि क्या उसे वह किस पसंद नहीं आई। मिशेल शर्मिंदा और घबराया हुआ तुरंत बोला कि ऐसा नहीं है, बस उसे दर्द हो रहा था। नाहेसू ने चिंतित होकर कहा कि वह दवा ले आएगी, लेकिन उसने मना कर दिया और उससे कहा कि वह पीछे मुड़कर न देखे, क्योंकि वह पहले चला गया था, अपना चेहरा छिपाते हुए, ताकि उसके भाव कोई न देख सके। अब वर्तमान में मिशेल सोच में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए। वह किस अभी भी उसके जहन में ताज़ा थी, जिससे वह खोया खोया सा महसूस कर रहा था। आही ने उसे वास्तविकता में वापस लाते हुए पूछा कि वह फिर से मुस्कुरा क्यों रहा है। मजाक में कहा कि क्या वह अपनी पहली बार को याद कर रहा है। मिशेल ने हंसकर बात को टाल दिया, यह कहते हुए कि यह कोई अहम बात नहीं थी। उधर नाहेसू अपने घर में अपने सामान को सहेजने में व्यस्त थी। उसने तय कर लिया था कि अब वे दोनों साथ नहीं रह सकते। उसने ध्यान से वे चीजें फेंकनी शुरू कीं जो अब उसकी नहीं थीं। कुछ चीजें फेंकना आसान था, लेकिन कुछ चीजों से यादें जुड़ी थीं, वे पल जो उसने मिशेल के साथ बिताए थे। फिर भी उसने आंसू नहीं बहाए। उसने बहुत पहले तय कर लिया था कि अब उसके लिए रोएगी नहीं। उनके साथ बिताए हुए पल, वे यादें, अब सब खत्म हो चुके थे। यह बस कुछ चीजें थीं जिन्हें उसे फेंकना था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इस घर से पूरी तरह निकल रही हो। उसे याद आया कि लोग घर बदलते समय जाजांगम्योन खाते हैं। यह परंपरा उसे मिशेल ने ही सिखाई थी, लेकिन अब खाने के लिए कोई नहीं था और घर की खालीपन ने उसके दिल को भारी कर दिया।
वह जगह जहाँ कभी वह थी अब और भी छोटी लगने लगी। उसने अपने पुराने अंडरवियर फेंक दिए, सोचते हुए कि चाहे कोई हो या न हो, 13 साल की कठिनाइयां फिर भी उसे आर्थिक रूप से परेशान करती रहेंगी। लेकिन उसने तय किया कि वह नए खरीदेगी, सिर्फ पुराने की जगह नहीं, बल्कि अपने दिल के खालीपन को भरने के लिए। उसकी नज़र एक टेडी बियर पर पड़ी और उसने सोचा कि क्या उसे बायमोंटे को कॉल करके पूछना चाहिए कि क्या वह उसके साथ जाजांगम्योन खाएगा। इस बीच बायमोंटे जय के साथ बैठा हुआ अपने फोन को घूर रहा था, नाहेसू के मैसेज का बेसब्री से इंतजार करते हुए। दृश्य बदलकर उस दुकान पर गया जहां नाहेसू शॉपिंग करने आई थी। वह सोच रही थी कि उसके पास कभी भी कोई नई चीज नहीं रही थी। जो कुछ भी उसे मिला था वह हमेशा किसी और का पुराना या छोड़ा हुआ सामान होता था। चाहे वह बस एक ही चीज क्यों न हो, वह उससे लगाव महसूस करती थी, क्योंकि उसके लिए हर चीज कीमती थी। सबसे चमकदार चीज जो उसके पास कभी रही थी वह याद थी, जब उसने कांग मिशेल का नाम दीवार पर लिखा था। बाद में मिशेल ने उसके नीचे लिखा था कि यह नाहेसू की है, और इस बात ने उसे मुस्कुरा दिया था। लेकिन अब नाहेसू को लगता था कि वह ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी उसके जीवन का हिस्सा ही न रहा हो। जब दुकान वाली ने देखा कि नाहेसू बाहर खड़ी है, उसने पूछा कि वह क्या ढूंढ रही है और उसे अंदर आने का निमंत्रण दिया, कहते हुए कि यह एक स्पेशलिटी शॉप है। नाहेसू ने बस इतना कहा कि वह कुछ अंडरवियर ढूंढ रही है। दुकान वाली ने मुस्कुराकर कहा कि उनके पास सब डिज़ाइन है और पूछा कि उसे किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। नाहेसू ने जवाब दिया कि उसे बस कुछ साधारण और आरामदायक चाहिए। जब दुकानदार ने साइज पूछा तो उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली कि भले ही वह नाप नहीं जानती, लेकिन उसे यकीन है कि फिटिंग अच्छी होगी। यह सुनकर नाहेसू को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। दुकानदार ने फिर कहा कि उसके साइज में ज़्यादा विकल्प नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मिलेगा ज़रूर। उसने एक काफ़ी अच्छा जोड़ा निकाला और पूछा कि क्या उसे यह पसंद आएगा। नाहेसू हैरान रह गई और शर्म से झेंपते हुए मना कर दिया, कहते हुए कि कुछ और दिखाए। दुकानदार ने हंसकर पूछा कि उसे यह क्यों नहीं पसंद और मजाक में बोली कि नई दुल्हन तो बहुत शर्मीली लग रही है। उसने जोर देकर कहा कि जितने भी विकल्प हैं उनमें यह सबसे अच्छा और सुरक्षित है। आखिर में नाहेसू ने अनमने मन से वही लेने के लिए हाँ कर दी। दुकानदार ने नाहेसू को ध्यान से देखा और कहा कि वह तो किसी नई पत्नी जैसी लग रही है, क्या उसकी शादी हो चुकी है? नाहेसू थोड़ा झिझकी, फिर बोली कि नहीं, वह सिंगल है। कुछ देर बाद दुकानदार ने एक और अजीब सी ड्रेस निकाली, जिससे नाहेसू और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। बाद में जब वह जाने लगी तो उसने वह तोहफा निकाला जो उसने खरीदा था और सोचा कि क्या उसने सच में नया अंडरवियर ही खरीदा है। फिर उसने कुछ और देखने की कोशिश की और एक जोड़ी मुलायम मोजे भी खरीदे, सोचते हुए कि सिर्फ टेडी बियर देना अजीब लगेगा, इसलिए उसे रैपिंग पेपर और एक बॉक्स भी लेना चाहिए। ठंड के मौसम में उसके पैर जम रहे थे और उसने सोचा कि वे दस्ताने भी ज्यादा गर्म नहीं लगते। उसने कुछ दस्ताने देखे और दुकानदार से कहा कि उन्हें भी पैक कर दे। दृश्य बदल गया। नाहेसू को बायमोंटे का मैसेज मिला कि वह पहुंच चुका है। वह चारों तरफ देखने लगी, यह सोचते हुए कि इतनी भीड़ में उसे देखना इतना मुश्किल क्यों है, लेकिन फिर भी वह उसे तुरंत पहचान गई, उसकी लंबाई की वजह से। बायमोंटे के पास खड़े कुछ लोग उससे बातें करने लगे। किसी ने पूछा कि क्या वह स्टूडेंट है, दूसरे ने कहा कि वह टैलेंट लगता है। इस पर किसी ने हंसकर कहा कि अब कोई टैलेंट नहीं कहता, आजकल तो मॉडल कहा जाता है। फिर एक और महिला ने कहा कि उसकी बेटी को उसका स्टाइल बहुत पसंद आएगा, और यह बात वह इसलिए नहीं कह रही कि वह उसकी माँ है, बल्कि इसलिए कि उसकी बेटी खुद भी लड़कों में बहुत पॉपुलर है। महिला ने फिर पूछा कि क्या बायमोंटे की कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर उसने हाँ में जवाब दिया। यह सुनकर नाहेसू उसे देखती रह गई, मानो यकीन न हो रहा हो। जब नाहेसू आखिरकार बायमोंटे के पास पहुंची तो उसने पूछा कि वह कब आया। उसने जवाब दिया कि अभी अभी। उसने कहा कि वह इतनी दूर से आया है तो उसे लगा था कि ज्यादा वक्त लगेगा। बायमोंटे ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और बोला कि वह जिज्ञासु है। इस बीच नाहेसू सोच में डूबी हुई थी। वह सोच रही थी कि वह पिछली रात के बारे में क्या कहेगा और उसके चेहरे पर कैसी अभिव्यक्ति होगी। लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब बायमोंटे ने बस इतना पूछा कि उसने उसे बुलाया ही क्यों था। नाहेसू ने थोड़ी देर रुककर कहा कि वह जाजांगम्योन और स्वीटेंस और पोर्क खाना चाहती थी, लेकिन अकेले ऑर्डर करने में अजीब लग रहा था। अगर वह अकेली जाती तो दोनों चीजें ऑर्डर करना अजीब लगता। बायमोंटे ने बिना किसी खास दिलचस्पी के पूछा कि क्या बस यही वजह थी, जिस पर नाहेसू ने हाँ कहा कि यही वजह थी। फिर उसने उसे साथ आने को कहा और भरोसा दिलाया कि वह उसके लिए खरीदेगी। रेस्तरां में माहौल अजीब और भारी था। नाहेसू खुद को अजीब महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह कोई बेशर्म औरत हो। आखिरकार उसने ही पहले कदम बढ़ाए थे और अब माफी के तौर पर उसे खाना खिला रही थी। जितना वह सोचती उतना ही उसे सब गलत लगने लगता। जब खाना परोसा गया
तो नाहेसू ने बायमोंटे को जाजांगम्योन चखने को कहा, यह कहते हुए कि यह बहुत स्वादिष्ट है। बायमोंटे ने कहा कि लगता है वह यहाँ पहले भी आई है। नाहेसू ने बिना सोचे कहा कि हाँ, वह कांग मिंचुल के साथ यहाँ आई थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया, वह तुरंत झेंप गई और बात को टालने की कोशिश की, यह जोड़ते हुए कि वह यहाँ कुछ बार और भी आ चुकी है। फिर उसने बायमोंटे को जल्दी खाने के लिए कहा। जब नाहेसू ने एक निवाला लिया तो उसने सोचा कि अचानक उसे कांग मिंचुल का नाम लेने में इतनी झिझक क्यों हो रही है। क्या यह सामान्य था? चाहे पिछली रात वह कितनी भी नशे में क्यों न रही हो, अपने एक्स हस्बैंड की बात उस आदमी के सामने करना जिसके साथ वह थी, बहुत अजीब लग रहा था। जब उसने बायमोंटे की ओर देखा तो पाया कि वह बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अचानक उसे शर्म महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि वह अकेली ही ज्यादा सोच रही थी। उसे एहसास हुआ कि शायद उसके लिए यह सब आम बात थी, कोई बड़ी बात नहीं। उसने सोचा कि शायद वह इसलिए सब सामान्य दिखा रहा है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड कब होगी, और वह चाहता होगा कि पिछली रात की बात को ऐसे ही भुला दिया जाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने मन से उस ख्याल को झटका और खाना खाने पर ध्यान दिया। बाद में जब वे उसके घर के बाहर खड़े थे, नाहेसू ने बायमोंटे का धन्यवाद किया, उसे घर छोड़ने के लिए, उसके साथ जाजांगम्योन खाने के लिए और पिछले दिन अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद आने के लिए। उसने माफी मांगनी चाहिए और कहा कि वह बहुत नशे में थी और बिना सोचे समझे बर्ताव कर बैठी। उसने माना कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ और कहती, बायमोंटे उसके पास आया और बोला कि वह माफी नहीं चाहता क्योंकि उसे वह पल पसंद आया था। फिर उसने पूछा कि क्या उसे भी वह अच्छा लगा था। नाहेसू ने तुरंत बात को टाल दिया और कहा कि वह गलत समझ रहा है। बायमोंटे ने पूछा कि फिर दिक्कत क्या है। उसने याद दिलाया कि उसने खुद कहा था कि वह उसे यूज कर सकती है। उसने कहा कि अगर उसका दिल तैयार नहीं है तो कम से कम वह उसके शरीर का इस्तेमाल कर सकती है। जैसे ही उसने उसका हाथ छूने की कोशिश की, नाहेसू ने झट से शॉपिंग बैग उसकी ओर बढ़ा दिया और उसे रोक दिया। फिर वह सीढ़ियों की ओर पीछे हट गई और बोली कि यह तो गिफ्ट है, क्रिसमस आने वाला है। उसने कहा कि वह घर जाकर इन्हें खोले। बायमोंटे कुछ पल झिझका और फिर पूछा कि क्या वह अंदर आ सकता है। इस पर नाहेसू चिल्लाई और मना कर दिया, कहते हुए कि वह अपने घर जाए। दरवाजा बंद करते हुए उसने सोचा कि वह हमेशा मासूम बनने का नाटक करता है, लेकिन असल में वैसा बिल्कुल नहीं है। उसने मन में पूछा कि वह आखिर अंदर आने की बात करके क्या करना चाहता था। पूरी तरह घबराई हुई नाहेसू ने तय किया कि उसे नहाकर दिमाग साफ करना चाहिए। नहाने के बाद ठंडी हवा ने उसे झटका दिया और तभी उसे याद आया कि उसने नया अंडरवियर खरीदा था। जब उसने शॉपिंग बैग चेक किया तो वह ठिठक गई। नाहेसू के चेहरे पर डर और शर्म का मिश्रित भाव आ गया जब उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से अपने अंडरगारमेंट वाला बैग बायमोंटे को दे दिया है। उधर बायमोंटे अपने घर पे बॉक्स खोल रहा था, बिना जाने कि उसके अंदर क्या है। नाहेसू अब लाल पड़ चुकी थी, सोचकर कि अगर उसने उसे खोल लिया होगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अब उसके अंडरगारमेंट्स बायमोंटे के पास थे। असल में नाहेसू की असली योजना थी कि वह उसे क्रिसमस गिफ्ट के साथ दस्ताने भी देगी ताकि बायमोंटे खुश हो। लेकिन हकीकत उसके सोचे हुए से बिल्कुल अलग निकली। वह कल्पना करने लगी कि अगर बायमोंटे ने वह अंडरगारमेंट देखा होगा तो कितना शर्मिंदा हुआ होगा। उसने सोचा कि क्या वह अब तक घर पहुंच गया होगा, और यह भी कि उसे यह नहीं पता कि उसके घर तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। खुद को शांत करने के लिए उसने मन ही मन कहा कि शायद उसने अभी तक बॉक्स नहीं खोला होगा। अगर खोला होता तो शायद अब तक वह संपर्क कर चुका होता। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि उसने जरूर अब तक नहीं देखा होगा। नाहेसू ने बायमोंटे को कॉल किया। जब उसने जवाब दिया तो नाहेसू को थोड़ा सुकून मिला। उसने पूछा कि क्या वह घर पहुंच गया है, जिस पर उसने हाँ कहा। फिर उसने पूछा कि क्या उसने अपने गिफ्ट्स खोले हैं। बायमोंटे ने थोड़ा टालते हुए कहा कि नहीं, जिससे नाहेसू ने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से कहा कि शायद उसने गलती से उसे गलत बैग दे दिया है और उसे अंदर की चीजें न खोलने को कहा। जब बायमोंटे ने पूछा कि क्यों, तो नाहेसू घबराते हुए बोली कि उसमें कुछ बहुत डरावना है। अगर उसने देखा तो शायद उसे बुरे सपने आएंगे। उसने जिद करके कहा कि वह बैग बिल्कुल न खोले। नाहेसू ने महसूस किया कि उसकी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही है, तो उसने सोचा कि क्या उसे सर्दी लग गई है। बायमोंटे ने कहा कि वह सुबह बैग वापस दे देगा और कॉल काट दी। नाहेसू ने राहत की सांस ली, सोचते हुए कि अगर उसने बैग खोल लिया होता तो क्या होता। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह उसके बारे में क्या सोचता। उधर बायमोंटे ने गहरी सांस ली और दृश्य बदल गया। सपना जैसा एहसास। बायमोंटे नाहेसू के करीब था, उसे हल्के से काट रहा था, उसके शरीर पर प्यार के निशान छोड़ते हुए, उसके कपड़े उतारते हुए उसे बिस्तर पर लिटा रहा था। तभी नाहेसू झटके से हकीकत में लौट आई। वह सपना देख रही थी। उसे समझ आया कि वह क्या सोच रही थी।
तो उसने खुद को मुक्का मारा और कहा कि वह पागल हो रही है। दूसरी तरफ बायमोंटे खुद भी भारी सांसें ले रहा था। उस रात नाहेसू को ठीक से नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे उसने बिल्कुल आराम नहीं किया। सुबह अभी जल्दी थी, लेकिन उसने नहाने और काम पर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह निकलने वाली थी, दरवाजे की घंटी बजी। उसे याद आया कि बायमोंटे ने कहा था कि वह सुबह बैग लौटा देगा। वह कमरे से बाहर आई और लाल बैग उससे लिया। नाहेसू ने उसका धन्यवाद किया, असली गिफ्ट देते हुए माफी भी मांगी। बायमोंटे ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाहेसू ने जब उसके चेहरे को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। वह मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अलग था। उसने पूछा कि क्या वह ठीक महसूस नहीं कर रहा, तो बायमोंटे ने कहा कि वह ठीक है। फिर उसने पूछा कि क्या वह थका हुआ है, जिस पर बायमोंटे ने स्वीकार किया कि उसे नींद नहीं आई। नाहेसू ने कहा कि उसे भी नहीं आई, क्योंकि सर्दी बहुत थी। उनके बीच अजीब सी खामोशी थी। फिर नाहेसू ने कहा कि उसे अंदर जाना चाहिए क्योंकि उसे काम पर जाना है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, बायमोंटे ने उसे रोक लिया और कहा कि वह उससे कुछ कहना चाहता है। बायमोंटे ने नाहेसू को रोककर कहा कि ठहरो। उसने बताया कि उसने भी उसके लिए एक गिफ्ट लाया है। उसने एक बैग उसके हाथ में देते हुए कहा कि इसे अंदर जाकर खोलना। जब नाहेसू ने अंदर जाकर बैग खोला और पिंक स्वेटर निकाला, तो वह दंग रह गई। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। जब उसने स्वेटर पहनकर देखा, तो वह बिल्कुल फिट आया। उसे हैरानी हुई कि बायमोंटे को उसका साइज कैसे पता चला होगा। स्वेटर का कपड़ा मोटा और बढ़िया क्वालिटी का था। उसे लगा कि इसकी कीमत काफी ज्यादा होगी, शायद 50,000 के आसपास। फिर भी उसके दिल में गर्माहट और खुशी भर गई। उसने सोचा कि जब वह उससे दोबारा मिलेगी तो उसे ढंग से धन्यवाद कहेगी। जब नाहेसू रोज शॉप पहुंची, तो उसने हुआ जंग को नमस्ते की। हुआ जंग ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नाहेसू के कपड़े देखकर हुआ जंग ने पूछा कि क्या उसने नए कपड़े लिए हैं, और बोली कि वह बहुत सुंदर लग रही है। नाहेसू ने मुस्कुराकर कहा कि यह एक गिफ्ट है। हुआ जंग ने उत्सुकता से कहा कि जिसने भी दिया है उसकी पसंद बहुत अच्छी है। उसने मजाक में कहा कि कपड़े इंसान की शख्सियत को निखार देते हैं, और आज नाहेसू तो और भी सुंदर लग रही है। फिर हुआ जंग ने हंसते हुए कहा कि वह तो अब तक एक ही दो कपड़े बार बार पहनती थी, जिससे थोड़ी गरीब जैसी लगने लगी थी। यह सुनकर नाहेसू हल्की सी झेंप गई और मुस्कुराई। तभी उसके मन में ख्याल आया कि कहीं बायमोंटे ने उसे यह स्वेटर इसलिए तो नहीं दिया क्योंकि उसे दया आ गई थी। हुआ जंग ने फिर छेड़ते हुए पूछा कि क्या उसके पति ने यह खरीदा है। क्योंकि नाहेसू ने कहा था कि यह गिफ्ट है, तो बात साफ थी कि किसने दिया होगा। नाहेसू कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से कहा कि वह तलाकशुदा है। यह सुनकर हुआ जंग चौंक गई। उसने पूछा कि यह सब अचानक कैसे हुआ। नाहेसू ने बस हाँ में सिर हिलाया। हुआ जंग ने कहा कि उसने तो कभी इसका जिक्र नहीं किया था। नाहेसू ने शांत स्वर में कहा कि बस हालात ऐसे ही हैं। हुआ जंग उलझ गई और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर हुआ क्या होगा। पहले तो वह कहती थी कि उसका पति है, अब कह रही है कि तलाक हो गया है। थोड़ी देर बाद बायमोंटे शॉप में आया। नाहेसू उससे मुस्कुराकर बात करने लगी। उसे देखकर नाहेसू ने एक गुलाबों का गुलदस्ता उठाया और कहा कि ये लो, और अब जाओ, तुमने तो पहले ही ले लिया था। लेकिन बायमोंटे ने कहा कि वह एक और खरीदना चाहता है, और उसने एक और गुलदस्ता मांगा। हुआ जंग ये सब देखकर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो वह देख रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि वे दोनों बहुत करीब हैं, और ऊपर से उनकी उम्र में भी साफ अंतर दिख रहा था। चाहे तलाक की बात सच हो या नहीं, यह सब बहुत अजीब लग रहा था। जब बायमोंटे ने नाहेसू की तरफ हाथ बढ़ाया, तो हुआ जंग चौंक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह ऐसा कर रहा है। उसने तुरंत बायमोंटे का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ खींच लिया। उसने कहा कि जरा 1 मिनट रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह नाहेसू को चौंकाना चाहती थी। नाहेसू ने खुद को संभालते हुए कहा कि उसे अब काम पर लौटना है और वे बाहर बात कर सकते हैं। बाहर निकलने के बाद हुआ जंग ने गंभीर होकर कहा कि पहले वह कुछ पूछना चाहती है, और उसने सीधे पूछा कि उसका और नाहेसू का रिश्ता क्या है। बायमोंटे ने हुआ जोंग से पूछा कि वह ये सब क्यों पूछ रही है। जवाब में हुआ जोंग ने कहा कि अगर वह बताना नहीं चाहता तो रहने दे, क्योंकि बात तो वैसे भी साफ है। उसने कहा कि उसे पता है कि बायमोंटे को नाहेसू के लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, लेकिन उसने उसे रुक जाने को कहा क्योंकि एक बात है जो वह नहीं जानता। दुकान के अंदर बात करते हुए नाहेसू दूर से उन्हें देख रही थी और उसे बेचैनी हो रही थी। हुआ जोंग ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। उसने पूछा कि क्या यह सब नाहेसू की उम्र की वजह से है, लेकिन फिर खुद ही कहा कि नहीं, मसला सिर्फ उम्र का नहीं है। उसने कहा कि जो वह बताने जा रही है उसे सुनकर वह हैरान हो सकता है। फिर उसने बताया कि नाहेसू शादीशुदा है। वह अपने नाखून काटते हुए बोली कि भले ही नाहेसू ने कहा था कि वह तलाकशुदा है, पर उसे यकीन नहीं कि यह सच है। उसे शक है कि नाहेसू झूठ बोल रही है, शायद उसके लिए।
उसने कहा कि चाहे तलाक हुआ भी हो, फिर भी किसी से मिलते वक्त इस बात को छिपाना सही नहीं है। जब बायमोंटे ने पूछा कि वह यह सब क्यों बता रही है, तो हुआ झोंग ने कहा कि वह उसके लिए चिंतित है। उसने कहा कि वह नहीं चाहती कि वह अंधेरे में रहे, क्योंकि अंत में उसे ही चोट लगेगी। बायमोंटे ने कहा कि आमतौर पर लोग उन्हीं की चिंता करते हैं जिनसे वे करीब होते हैं। हुआ झोंग ने कहा कि यह मामला अलग है, भले ही उसका उनसे सीधा संबंध न हो, पर वह इसे अनदेखा नहीं कर सकती। उसने कहा कि एक बड़ी उम्र की तलाकशुदा औरत का अपने बीते रिश्ते को छिपाकर एक छोटे लड़के को डेट करना सही नहीं है। लेकिन जब बायमोंटे ने बताया कि उसे पहले से सब पता है कि नाहेसू शादीशुदा थी और यह रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है, तो हुआ झोंग चौंक गई। बायमोंटे ने कहा कि उसे सब कुछ मालूम था। उसने यह भी माना कि वह हर दिन धीरे धीरे उस हद को पार करता जा रहा था, बस इस इंतजार में कि वह रिश्ता टूट जाए। उसने स्वीकार किया कि उसने स्वार्थी और गलत इरादे से ऐसा सोचा था। जब हुआ झोंग ने पूछा कि क्यों, तो उसने कहा कि क्योंकि उसके इरादे साफ नहीं थे। यह सुनकर हुआ झोंग सिहर गई। फिर बायमोंटे ने कहा कि अगर वह सच में नाहेसू के लिए चिंतित है, तो जाकर उसे बता दे कि यह सब खतरनाक है। दृश्य रात के समय में बदल गया। बायमोंटे दस्ताने पहनने की कोशिश कर रहा था और जय उसके हालात पर सोच रहा था। उसे लगा कि जैसे कोई कुत्ता अपने मालिक के पीछे चलता है, वैसे ही वह रोज उसके पीछे पीछे दुकान तक जाता है, वहीं इंतजार करता है और सब झेलता है। जय के साथ मजाक करते हुए बायमोंटे ने उसे एक गिफ्ट दिखाया और कहा कि यह उसे मिला है। जय ने कहा कि यह तो बहुत छोटा लग रहा है, इसमें तो बस उंगलियां ही फिट होंगी। फिर उसने थोड़ा ताना मारते हुए कहा कि वह पहले से ही इतना सब कुछ रखता है, फिर भी बिना झिझक गिफ्ट ले लेता है। जय ने फिर पूछा कि क्या वह सच में नाहेसू के बारे में गंभीर है। कुछ पल रुककर बायमोंटे ने पूछा कि उसे क्या लगता है। जय ने कहा कि सच बताऊं तो तुम ज्यादा गंभीर नहीं लगते। तुम सब कुछ इतनी बेपरवाही से करते हो कि जैसे पकड़े जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जय ने कहा कि तुम्हारी उम्र का लड़का अगर किसी तलाकशुदा औरत के पीछे घूमे तो यह अजीब तो है, पर नामुमकिन नहीं। जितना उसने उस औरत को देखा है, उतना तो बस इतना कह सकता है कि वह शायद ऐसे आदमी के लिए गिर जाए जो उसे पैसे या शोहरत से दबा दे। शायद इसी तरह उसने इतने साल एक बेकार पति के साथ गुजारे होंगे। फिर जय ने कहा कि अगर उसे पता चल गया कि तुम एक चबोल वारिस हो, तो शायद वह तुरंत बदल जाए और तुमसे हर एक पैसा निकालने की कोशिश करे। उसने कहा कि जब बात पैसों की आती है तो हर इंसान लालची बन जाता है। उसने मजाक में जोड़ा कि एक ऐसे नौजवान के लिए जिसे दुनिया की हर चीज आसान और बोरिंग लगती है, शायद यही असली रोमांच है। किसी ऐसे इंसान का आकर्षण जो इतनी आसानी से हार न माने, एक नशे जैसा रोमांच देता था। शायद यही उनकी रिलेशनशिप की असली वजह थी। मुस्कुराते हुए बायमोंटे ने जय से कहा कि वह उसे अपना जवाब अगली बार देगा, जिस पर जय ने कहा कि उसे उससे कुछ कम की उम्मीद भी नहीं थी। दृश्य बदलकर बायमोंटे के घर पर आया, जहां वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और टेडी बियर से खेलते हुए दुकान पर नाहू का चेहरा याद कर रहा था। वह मुस्कुराया, जबकि दूसरी ओर नाहू भी अपने बिस्तर पर लेटी उसी के बारे में सोच रही थी। उसने सोचा कि वे दोनों साथ में अच्छे लगते हैं और माना कि उसकी उम्र के किसी के लिए ऐसे एहसास आना सामान्य बात है, भले ही वे थोड़े समय के लिए हों। लेकिन वह यह भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी कि शायद बायमोंटे सच में उससे दिलचस्पी रखता है। उसने महसूस किया कि अपनी तन्हाई की वजह से उसने खुद को अनजान बनने का नाटक किया था और यह दिखावा करती रही जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। उसने सोचा था कि शायद वह उसके साथ थोड़ा और वक्त बिता सके, लेकिन अब वह पल अचानक और बिना किसी चेतावनी के आ गया था, जब सच्चाई का सामना करना जरूरी था। उसे एहसास हुआ कि अब कहना ही होगा कि उनके लिए यह दिखावा करना भी गलत है कि वे बस जान पहचान वाले हैं। अगले दिन उसके घर के बाहर बायमोंटे उसके पीछे आया। उसने कहा कि ठंड है और उसे जल्दी अंदर जाना चाहिए, और वादा किया कि घर पहुंचकर वह कॉल करेगा। लेकिन नाहू ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि उसे कुछ कहना है और उसे थोड़ी देर उसके साथ चलने को कहा। बायामोंटे ने मुस्कुराकर कहा कि यह तो रोमांचक लग रहा है, पर नाहू ने तुरंत कहा कि यह बात रोमांचक नहीं होने वाली। उसने नीचे देखते हुए कहा कि वह उसे चोट पहुंचाने वाली है। उसने पूछा, कैसे? तो नाहू ने पूछा कि क्या वह हुआजोंग को जानता है, वह लड़की जिसके साथ वह फूलों की दुकान में काम करती है। उसी वक्त बायमोंटे समझ गया कि वह क्या कहना चाहती है। उसने छेड़ते हुए पूछा कि क्या वह जलती है जब भी वह हुआजोंग से बात करता है, पर नाहू ने उल्टा पूछा, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें उससे मिलवा दूं? यह सुनकर वह चौंक गया और ठहर गया। फिर उसने आह भरते हुए कहा कि यह थोड़ा दर्द देता है। नाहू ने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो उसे अपनी उम्र की लड़कियों से मिलना चाहिए। उसने बताया कि एक लड़की उसे पहले मैसेज करती थी
और शायद बहुत सी लड़कियां होंगी जिन्हें वह पसंद होगा। बायमोंटे ने उसके हाथ को पकड़ लिया, करीब झुकते हुए कहा, मैं वही बीटीडी हूँ जो एक तलाकशुदा आंटी के साथ रहना चाहता है। यह सुनकर नाहू चौंक गई और चिल्लाई, क्या तुम्हें लगता है कि यह नॉर्मल है, एक बड़े उम्र की तलाकशुदा औरत को पसंद करना? उसने पूछा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है? उसने कहा कि अगर वह बस उसकी जान पहचान की होती तो वह जरूर उसे रोका करती, जैसे वह पागल हो गया हो। आखिर में उसने जिद की कि उसे अपनी उम्र की किसी लड़की से मिलना चाहिए, लेकिन बायमोंटे ने उसे कसकर थाम लिया और पूछा, क्या मैं तुम्हें होश में लगता हूँ? उसने उसकी आंखों में देखा और आखिरकार कहा, नहीं। तभी बायमोंटे ने उसे चूम लिया, एक गहरा सच्चा किस जिसमें पूरी भावना थी। उसने उसे ऐसे पकड़ा मानो उसे भरोसा दिलाना चाहता हो कि वह अकेली नहीं है। नाहू ने अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर डाल दिए, उसे कसकर थाम लिया। उसने कहा कि उसने उससे पूछा था कि क्या जीतने का एहसास अच्छा लगता है, और अब वह एक छोटे लड़के के साथ सो रही थी। बायमोंटे ने इस बात की पुष्टि की, लेकिन नाहू ने माना कि वह भी आखिर इंसान है और ऐसे ख्याल उसके मन में भी आए। उसे लगा कि उसके साथ जो कुछ हुआ वह गलत था। उसने महसूस किया कि एक जवान और सफल लड़का उसके जज्बातों से खेल रहा था। उसने सोचा कि वह एक शांत जिंदगी जी सकती थी अगर वह ऐसे किसी रिश्ते में न फंसती। वह इस गुस्से और कड़वाहट को दिखाना चाहती थी ताकि उसे चोट पहुंचा सके, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि वह पहले ही टूट चुकी है, थक चुकी है, और अब शायद उसमें किसी से नफरत करने की भी ताकत नहीं बची। वह खुद को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, न ही किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहती थी सिर्फ इसलिए ताकि उस जैसे आदमी से बदला ले सके। वह किसी इतने अच्छे इंसान पर अपनी तन्हाई का बोझ भी नहीं डालना चाहती थी। उसे याद आया कि जब वह जवान थी तब उसके पास कोई नहीं था, और वह वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह उसके लिए एक बेहतर इंसान बन सके। बायमोंटे ने उसकी बात को समझा जब नाहू ने कहा कि उसे कोशिश करनी चाहिए कि वह उस पर एहसास न रखे। वह जानती थी कि प्यार को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। बे ने भी माना कि प्यार के एहसास को रोका नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उसने कहा कि उसे कोशिश करनी चाहिए रोकने की। नाहू ने कहा कि वह दुआ करे कि वह उससे प्यार में न पड़े और जितना हो सके उसका साथ दे, लेकिन बी ने कहा कि अब तक उसने अच्छा किया है, मगर चेतावनी दी कि आगे से सब कुछ और मुश्किल होगा। उसने कहा कि वह हर संभव कोशिश करेगा, पर कभी उसे मजबूर नहीं करेगा कि वह उससे प्यार करे। अगर सच में वह उसे अपने आसपास नहीं चाहती, तो उसे यह दिखावा करने की ज़रूरत नहीं कि वह उसकी परवाह करती है। उसे बस एक ही बात कहनी होगी, मुझे तुमसे नफरत है। अगर वह यह कह दे तो वह कभी वापस नहीं आएगा। बाद में बिस्तर पर लेटी नाहू ने हिम्मत जुटाने की कोशिश की कि वह संदेश भेजे जिसमें वह बायमोंटे से कहे कि अगली सुबह उसे लेने न आए। बहुत सोचने के बाद उसने वही संदेश भेज दिया। वह खुद को उससे आमने सामने करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे लगा कि वह कितनी बेवकूफ थी जो इतने समय तक उसे अपने पास आने देती रही। अब उसने तय कर लिया था कि वह उसे दूर कर देगी, लेकिन जब वह पल आया तो वह कुछ कह नहीं पाई। उसने खुद से पूछा, ऐसा कहना इतना मुश्किल क्यों है? यह तो आसान होना चाहिए था। एकदम सही मौका था ताकि वह फिर कभी वापस ना आए। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, एक शब्द भी नहीं निकल पाया। उसे लगा कि बिना उसके कुछ कहे ही बायमोंटे समझ जाएगा कि उसका मतलब कुछ और है। अगर उसने कहा भी होता कि उसे उससे नफरत है, तो वह झूठ होता। दृश्य बदलकर बायमोंटे के घर पर आया, जहां वह टेडी बियर से खेल रहा था। जय ने उसे देखा और पूछा कि आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है, किसी को बुलाकर इतना अजीब माहौल क्यों बना दिया। उसे लगा कि जब वे दोनों साथ में दौड़ते थे और जेंगा खेलते थे तब सब कुछ बेहतर था। अब बायमोंटे ऐसे बैठा था जैसे किसी को मारने वाला हो। उसका चेहरा चेयरमैन जैसा लग रहा था, जिससे सब कुछ और डरावना हो गया था। तभी बायमोंटे ने जय को पुकारा और पूछा कि क्या वह यह नहीं जानना चाहता कि उसे क्यों बुलाया गया है। यह सुनकर जय सोच में पड़ गया कि क्या उसे पूछने का हक भी है। आखिरकार जय ने पूछा कि उसने उसे बुलाया क्यों है। बायमोंटे ने जवाब दिया कि वह उसके पिछले सवाल का जवाब देने के लिए आया है। फिर बायमोंटे ने एक फिल्म का सीन याद किया जिसमें एक आदमी एक नशे में धुत औरत को होटल में लाता है। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उस आदमी ने पूरी रात कुछ नहीं किया, बस जागता रहा उस औरत के पास जिसे वह पसंद करता था, डरते हुए कि कहीं उसकी पलक झपकने की आवाज से ही वह जाग न जाए। वह सोचने लगा कि इतना साधारण सीन इतना भावनात्मक क्यों दिखाया गया था। उसने सोचा कि एक रात की सब्र को इतना बड़ा एहसास क्यों माना जाता है, जबकि असल जिंदगी में यह इतना आसान नहीं होता। जय ने मुंह फेर लिया और कहा कि बायमोंटे का जवाब सुनकर उसे कुछ अजीब लगा।
जय को ऐसा लगा जैसे चेयरमैन बॉम्टे ने बच्चों की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी हो। जय ने उसे जवाब देने के लिए धन्यवाद कहा और यह भी कहा कि उसकी बातें सुनकर उसे थोड़ा मज़ा आया। उसने हंसते हुए जोड़ा कि बॉम्टे कोई ऐसा लड़का नहीं है जो पहली बार किसी गर्लफ्रेंड के साथ होटल जा रहा हो, तो इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या ज़रूरत है। बॉम्टे चुप रहा, जबकि जय ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। लेकिन जब जय ने उसकी ओर देखा तो पाया कि बायमोंटे उसे खाली नज़रों से देख रहा था। जय को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो सुन रहा है वह सच है। दृश्य फिर बदलकर रेस्टोरेंट में आ गया, जहां मालकिन ने देखा कि नाहसू का ध्यान कहीं और है। उसने पूछा कि कल क्या हुआ था, क्योंकि आज उसका ध्यान बिल्कुल काम में नहीं है और वह ऐसी गलतियां कर रही है जो वह आम तौर पर नहीं करती। नाहसू ने माफी मांगी और कहा कि कुछ नहीं हुआ, बस वह कुछ देर के लिए सोच में खो गई थी। फिर बातचीत थोड़ा गंभीर हो गई। नाहसू कुछ पल झिझकी, लेकिन आखिरकार उसने रेस्टोरेंट की मालकिन से अपने मन की बात कह दी। उसने पूछा कि क्या कोई तरीका है जिससे कोई आदमी किसी लड़की में दिलचस्पी खो दे। उसने यह भी कहा कि सवाल उसके बारे में नहीं है बल्कि किसी और के बारे में है। मगर रेस्टोरेंट की मालकिन उसकी बातों के पीछे की सच्चाई समझ गई। उसने मजाक में कहा कि वह किसी ऐसे आदमी से पूछे जो यहाँ अक्सर आता है, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत है कि वह किसी को बेहोश कर दे। अगर वह तरीका काम न करे तो फिर माँ का दखल ही सबसे अच्छा तरीका होगा। घर जाते समय नाहसू उसके शब्दों पर सोचने लगी। मालकिन ने कहा था कि किसी भी रिश्ते को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है पैसे मांगना। चाहे रिश्ता किसी आदमी से हो, परिवार से, दोस्त से या रिश्तेदार से, अगर तुम उनसे बड़ी रकम उधार मांगो तो रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा। नाहू ने इस पर गहराई से सोचा। उसे एहसास हुआ कि जवानी का प्यार हमेशा जोशीला होता है, लेकिन बहुत जल्दी मिट जाता है। प्यार की भावना तो समय के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन जो बेइंसाफी और तकलीफ महसूस होती है वह नहीं जाती। उसे याद आया कि मिचेल ने कितनी सहजता से कहा था कि चिंता मत करो। उसने सोचा कि क्या कोई ऐसा इंसान जो अपने जज्बातों में बह गया हो, पैसे के लिए अपनी जिंदगी तक बर्बाद कर सकता है। यह सोचकर उसे डर लगा। उसने यह सोचने का फैसला किया कि वह उसकी परीक्षा लेगी, एक ऐसी मांग रखकर जो बिल्कुल नामुमकिन हो, इतनी बड़ी रकम जो वह कभी जुटा ही न सके, जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह उलट जाए। थोड़ी देर बाद बायामोंटे को नाहसू का मैसेज मिला। उसमें लिखा था कि वह उससे 100 मिलियन के उधार लेना चाहती है। यह देखकर बायामोंटे हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसे यह बात मनोरंजक लगी हो। अगली सुबह गुलाब की दुकान में नाहू सोच रही थी कि कई हफ्ते बीत गए और बोंटे की कोई खबर नहीं आई। पहले जो बातचीत हमेशा वही शुरू करता था, वह पूरी तरह बंद हो गई थी। उसका आखिरी मैसेज अब तक अनरीड पड़ा था और जब भी वह कॉल करती तो सीधा वॉइसमेल पर चली जाती। वह सोचने लगी कि उसकी अनुपस्थिति उसे इतना बेचैन क्यों कर रही है। उसे याद आया कि उसने खुद बाईटी से कहा था कि अगर उसकी ज़िंदगी में कोई है तो उसे अपनी उम्र की लड़कियों से मिलना चाहिए। लेकिन दिल के किसी कोने में वह मान चुकी थी कि वह फिर भी उससे चिपका रहेगा। 2 हफ्ते लगे उसे यह सच पूरी तरह स्वीकार करने में कि वह अब उसकी ज़िंदगी से चला गया है। अब वह खुद से पूछने लगी कि क्या वह कभी उस दरवाजे से वापस आएगा। जब वह सोच में डूबी थी तो एक ग्राहक झल्लाकर बोला कि वह क्या आसमान देख रही है, काम पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। उसने तुरंत माफ़ी मांगी, लेकिन दिल के अंदर वह अब भी बायामोंटे के बारे में सोच रही थी। वह सोच रही थी, वह कैसा होगा अब? क्या उसे अब भी बुरे सपने आते होंगे? क्या वह ठीक है? और उसने मन ही मन दुआ की कि जो दस्ताने उसने उसे दिए थे वे अब भी उसे गर्म रख रहे हों। वह सोच रही थी कि क्या वह अब भी अपने दिनों में अकेला भटक रहा होगा। उसे बायमोंटे की वो बात याद आई जब उसने कहा था कि जब भी उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आ जाते हैं तो वह उसी जगह पर आता है। नाहसू ने सोचा कि कहीं वह अपनी ही भावनाओं में इतनी उलझी तो नहीं रही कि उसने कभी यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि वह किस हालत से गुजर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी उसके जज्बातों की गहराई नहीं समझी, न ही उस बोझ का अंदाजा लगाया जो वह अपने अंदर ढो रहा था। उसने सोचा कि कितनी बार उसके कदम उसे वापस उस जगह ले गए होंगे और वह किस दर्द से छुटकारा पाने के लिए उन अनगिनत रोशनियों को देखता रहा होगा। उसे यह साफ समझ आ गया कि वह उसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानती थी और यह सोचकर उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ।
अगर उसके पास कुछ भी ऐसा न हो जो उसे उसकी याद दिलाए, तो शायद उसे भूलना आसान हो जाए। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस दुकान पर पड़ी जहां से उसने उसके लिए गिफ्ट खरीदे थे, उसके अंदर एक अधूरापन सा रह गया। एक बात थी जो वह उसे कभी कह नहीं पाई थी। अगर वह टेडी बियर उसके पास छोड़ देती, तो शायद वह उसके बुरे सपनों से उसे बचा लेता। उसे यह बात कहनी चाहिए थी। उस इंसान के लिए जो हमेशा परेशान और उलझा हुआ लगता था, वह आखिर तक एक खुदगर्ज और बेपरवाह औरत बनी रही। जो शब्द वह कह नहीं पाई थी, वे उसके मन में बहुत देर तक गूंजते रहे और उनका बोझ उसके दिल पर दर्द की तरह बैठ गया। दृश्य बदलकर अब एक गली में आया जहां जय एक शराबी आदमी से उलझ रहा था। उसने चिढ़कर पूछा कि अगर उसने इतनी शराब पी ली है तो घर जाकर सो क्यों नहीं जाता। जय का मूड बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, जैसे वह किसी पर भी फट पड़ेगा जो उससे टकरा जाए। तभी बायमोंटे ने अचानक उसे पुकारा और पूछा कि क्या वह लड़ाई करने में अच्छा है। जय ने आत्मविश्वास से कहा कि हाँ, वह अच्छा है। तब बायमोंटे ने उससे कहा कि उसे कहीं पर मारो, किसी ऐसे हिस्से पर जो दिखाई दे। जय पीछे हट गया और विनती करते हुए बोला कि ऐसी बातें मत कहो। उसने कहा कि जरा सोचो, किसी दरवाजे जैसी काया वाले आदमी से यह सुनना कैसा लगता होगा। लेकिन बायमोंटे ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा कि क्या उसका आज का काम खत्म हो गया है। जय ने उलझकर पूछा कि क्या बायमोंटे अब घर जा रहा है। उसने इनकार किया और कहा कि उसे कहीं और रुकना है। जब जय ने पूछा कि वह इस हालत में कहाँ जा सकता है, तो बायमोंटे ने बस नाहसू को एक मैसेज भेजा, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। नाहसू के घर के सामने खड़ा बायमोंटे इंतजार करता रहा जब तक कि वह बाहर नहीं आई। जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी गर्दन पर नीले निशान थे, कपड़े बिखरे हुए थे और हाथ में एक बैग था। उसने तुरंत पूछा कि वह वहां क्यों आया है। उसके कुछ कहने से पहले ही नाहसू ने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि अगर वह चीज नहीं लाया जो उसने मांगी थी, तो उसके वहां आने की कोई वजह नहीं है। उसने कहा कि वह आभारी होगी अगर वह चला जाए, लेकिन जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा, वह ठिठक गई और थोड़ा पास आई। उसके हाथ अपने आप बढ़ गए और उसने उसका मास्क हटाया। उसका चेहरा देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसने गुस्से में पूछा कि यह सब क्या हुआ? क्या वह किसी सड़क के गुंडे से लड़ पड़ा था? झुंझलाकर उसने चिल्लाया कि वह अब बच्चा नहीं है, उसे झगड़ों से बचना चाहिए था। उसने गुस्से में कहा कि वह अब भी ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है जैसे कोई नादान लड़का हो, और पूछा कि क्या उसे दर्द हो रहा है। नाहसू को एहसास हुआ कि बायम हमेशा उसके अंदर के सबसे कमजोर हिस्सों को बाहर ले आता है। शायद उसने पहले कभी इस बात को महसूस नहीं किया था या किया था, लेकिन नजरअंदाज कर दिया था। उसने कहा कि यह आखिरी बार होगा। वह बस उसकी चोट पर दवा लगाएगी और फिर उसे जाने देगी। लेकिन जैसे ही वह उसे अपने घर के अंदर ले जाकर उसकी चोटों पर मरहम लगाने लगी, उसका दिल एक बार फिर से उसके लिए मुलायम पड़ने लगा। उसने उसकी चोटों पर मरहम लगाना खत्म किया और सख्त आवाज में कहा कि अब आगे से उसे संभल कर रहना चाहिए। उसने चेतावनी दी कि अगर अगली बार वह इससे भी बुरी हालत में उसके सामने आया तो वह उसे कभी नहीं देखेगी। वह खुद को दूर करने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी बायमोंटे ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि उसने वह चीज लाया है जो उसने मांगी थी। उसने उससे विनती की कि उसे थोड़ा और रुकने दे। नाहसू उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह सच में पैसे लेकर आया है। उसके लिए यह नामुमकिन था कि वह इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम जुटा सके। उसे पूरा विश्वास था कि वह झूठ बोल रहा है। उसने कांपते हाथों से बैग खोला और जैसे ही अंदर झांका, उसका दिल थम गया। अंदर बहुत सारा पैसा था। वह दंग रह गई। उसने गुस्से और डर से पूछा कि यह पैसे उसने कहां से लाए हैं, और उससे जोर देकर जवाब मांगा। बायमोंटे ने शांत स्वर में याद दिलाया कि वही तो थी जिसने उससे पैसे उधार मांगे थे। नाहसू की आवाज ऊंची हो गई। वह उस पर चिल्लाई और उसके कंधों को पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, क्योंकि अब उसे बात समझ आने लगी थी। तभी बायमोंटे ने उसका हाथ पकड़कर अपनी शर्ट के अंदर ले जाकर एक हल्का सा निशान दिखाया। नाहसू की आंखों में डर भर गया जब उसने वह निशान देखा, और बायमोंटे ने बताया कि उसने अपने शरीर का एक हिस्सा बेच दिया था और बदले में उसे ये पैसे मिले थे। नाहसू की सांसें तेज हो गईं। उसके अंदर सर्द डर फैल गया। उसकी आंखें उस निशान पर टिक गईं और जिन आंसुओं को वह रोक रही थी, वे अब खुद ब खुद बहने लगे।
जब वह रोने लगी तो बायमोंटे ने पूछा कि वह क्यों रो रही है। उसने जल्दी से कहा कि वह मजाक कर रहा था। उसने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। उसने माना कि उसे लगा नहीं था कि वह उसकी बात सच मान लेगी, क्योंकि वह निशान तो बहुत पुराना था। उसने सिर झुकाकर कहा कि वह गलत था। फिर उसने पूछा कि क्या उसे अब जाना चाहिए, और कहा कि वह वही करेगा जो नाहसू कहेगी। उसकी आवाज़ अब लगभग टूट चुकी थी जब उसने उससे कहा कि कृपया रोना बंद करो। नाहसू अब भी कांप रही थी। उसने उससे पूछा कि वह आखिर करना क्या चाहता है, यह सब करने का मतलब क्या है। उसने कहा कि वह तो उसे उसकी भलाई के लिए दूर कर रही थी, लेकिन वह बार बार उसे वापस अपनी ओर खींच लेता है। उसने आंसुओं के बीच कहा कि वह ऐसा क्यों करता है, क्यों उसे एक बुरी औरत बना देता है। थोड़ी देर बाद बायमोंटे ने धीमी आवाज में पूछा कि क्या वह रो चुकी है। नाहसू ने आंसू पोंछते हुए कहा कि हाँ, अब वह रो चुकी है, लेकिन चेतावनी दी कि वह आगे से ऐसी बातें कभी न कहे। यह सब बहुत शर्मनाक है। बायामोंटे हल्के से मुस्कुराया और बोला कि वह कब तक ऐसे ही उस पर झुकी रहेगी। उसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शायद उसे असहज लगे। नाहसू का चेहरा लाल पड़ गया। उसने गुस्से और शर्म से कहा कि वह ऐसे वक्त में भी बेकार की बातें कैसे कर सकता है। क्या उसे जरा भी शर्म नहीं आती? बायमोंटे ने मुस्कुराकर कहा कि उसे तो ऐसा नहीं लगता। उसकी बातों को सोचते हुए नाहसू ने एक फैसला लिया। उसने धीरे से उसे थामते हुए पूछा कि क्या वह आज रात रुक जाएगा। फिर वह उसके करीब आई और उसे गहराई से चूम लिया, उसके होंठों को हल्के से काटते हुए। बायामोंटे ने उसकी गर्म सांसें महसूस की और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वे साथ लेट गए। उसने धीरे से कहा कि अगर उसे इस पर पछतावा होना है तो अभी रुक जाए। लेकिन जब उसने नाहसू का चेहरा देखा, जो शर्म से लाल था, तो नाहसू ने उसका हाथ थामा और अपने शरीर पर रख दिया। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर किसी को पछताना होगा तो वो तुम होगे। जवाब में उसने उसके कान चाटते हुए उसे इस हद तक लाड़ प्यार दिया कि वह रोने लगी। ब्यामोंटे ने उसे अपने कार्यों में शामिल किया, उसे लिटाते समय अपना समय लिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, नाहसू ने उससे रुकने का अनुरोध किया। पूरी तरह से नहीं, लेकिन इसे धीमी गति से लेने के लिए पर्याप्त है। हालांकि बोंटे ने इनकार कर दिया, ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह चीज़ों को अपने तरीके से करेगा। नाहसू ने खुद को विचारों में खोया हुआ पाया, यह सोचकर कि यह भावना कितनी अजीब थी। कुंगमचो के साथ वे एक दूसरे के शरीर से इतने परिचित थे कि फोरप्ले को अक्सर छोड़ दिया जाता था और सीधे उसमें कूद जाते थे। लेकिन इन धीमे, जानबूझकर किए गए स्पर्शों ने उसे अभिभूत कर दिया, जिससे उसका शरीर अपरिचित तरीकों से प्रतिक्रिया करने लगा। रोते हुए उसने ब्यामोंटे से आगे बढ़ने की विनती की और कहा कि वह पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है। जैसे ही उसने उसे देखा, नानू आश्चर्यचकित रह गई और सवाल करने लगी कि यह इतना बड़ा क्यों था। उसे आखिरी बार ऐसा किए हुए काफ़ी समय हो गया था और उसके दिमाग में अनिश्चितता आ गई थी। वह सोच रही थी कि क्या यह सचमुच ठीक होगा। पहली बार उसने सोचा कि क्या उसे इसका पछतावा हो सकता है, लेकिन जब ने सवाल किया तो वह झिझक गई। उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसी कोई महिला नहीं है जो इसे आसानी से संभाल सके। उसने अपनी की दुर्दशा को स्वीकार किया। बोंटे को पहले से ही पता था, इसलिए उसने उससे कहा कि वह ऐसी बातें न पूछे। जैसे ही उसने एक बार फिर जोर दिया, उसने जारी रखा, प्रवाह को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दिया और उसे पकड़ लिया। के दबाव से नाहसू के शरीर में घबराहट की लहर दौड़ गई। जैसे ही उसने उसे कसकर पकड़ लिया, वह धीरे धीरे शांत हो गई और कहने लगी कि उसने पहले ही उसे बता दिया था कि वह तैयार है। हालांकि बातें ने खुलासा किया कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अभिभूत होकर नाहू ने अपना वाला हाथ पकड़ लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे संभालना बहुत मुश्किल था। हाँफते हुए उसने पूछा कि क्या आखिरकार उनका काम पूरा हो गया। उम्मीद है कि यह खत्म हो गया होगा। बाइट केवल मुस्कुराया। हाँ कहने का विचार उसके मन में आया, लेकिन इसके बजाय उसने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि अगर उसने झूठ बोला तो क्या वह उसे डांटेगी। इस कृत्य में शामिल होते हुए नाहू हाँफते हुए चिल्लाई। बे ने बताया कि अगर वह थोड़ी देर इंतजार करे तो उसे अच्छा लगेगा, जबकि नाहू को लगा कि उसका दिमाग खाली हो गया है। उसकी आंखों के कोने जल गए और वह ठीक से सोच नहीं पा रही थी। वह मानती थी कि वह इस प्रकार की चीज़ों की आदी हो चुकी है, यह मानते हुए कि यह किसी भी अन्य समय की तरह होगा। कि अपरिचित अनुभूति से उसका शरीर पूरी तरह से दब गया, जिससे वह अपनी जगह से बाहर महसूस करने लगी।
उसने महसूस किया कि उसका शरीर इस विदेशी गंध का आदी नहीं था, जिससे आराम और बढ़ गया। धुंधला महसूस करते हुए उसने खुद को स्थिर रहने के लिए मजबूर किया, यह जानते हुए कि कोई भी आंदोलन केवल चीज़ों को बदतर बना देगा। उसे यह यातना जैसा लगा। बे ने कहा कि वह व्यवहार करेगा, एक पल के लिए रुका। जब उसने उसके हाव भाव पढ़े तो उसने अपने होंठ काट लिए और सवाल किया कि उसने इतना शक्तिशाली बनने के लिए क्या किया है। बोमोंटे ने अस्पष्ट रूप से उत्तर दिया, जबकि नाहू को लगा कि उसका शरीर तैयार है, लेकिन यह एक ऐसा आकार था जिसे केवल तत्परता से नहीं संभाला जा सकता था। बियामोंटे ने पर आगे बढ़ने से पहले खुद को रोकने की कोशिश की, जिससे नाहेसू कांप उठा। नाहू ने चिल्लाकर दावा किया कि उसने यह काम उसके अंदर ही किया था, लेकिन बोंते ने इससे इनकार कर दिया। उसने उसे झूठा कहा और कहा कि यह बहुत भारी है। बोंटे ने टिप्पणी की कि वह आज बहुत झूठ बोल रहा है और कहा कि उसे डांटने की आवश्यकता हो सकती है। नाहू ने सोचा कि वह कितना कठोर और सख्त हो गया है, जिससे एक अपरिचित झुनझुनी सनसनी पैदा हो गई। उसे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लगा। पियोन ने कहा कि उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की थी और पूछा कि क्या वह अब आगे बढ़ सकता है। जैसे ही उसने आगे कहा, नाहू का शरीर हिल गया, मानो उसे इस सीमित स्थान में निशाना बनाया गया हो, वह स्थान जहां वह कभी एक ऐसे आदमी के साथ रहती थी जो अब बन गया था एक अजनबी। बांते ने उसकी आंखें ढक लीं, कहते हुए कि वो आगे बढ़ेगा। झिलमिलाती सेंसेशंस ने उसे घेर लिया, क्योंकि उसकी धीमी लेकिन गर्म सांस ने उसके शरीर में सिहरन भेज दी। नाहू चिल्लाई, सवाल करते हुए कि क्या वो सच में कर चुका था। बियामोंट ने उसे आश्वासन दिया कि इस बार ये सच में आखिरी होगा। नाहू एक सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर सवाल किया कि वो कितनी बार करने वाला था। बियामोंट ने पूछा कि क्या वो इसे डिसलाइक करती है, जिससे वो रुक गई। सब कुछ के बावजूद वो इनकार नहीं कर सकती थी कि उसे उसके अनफैमिलियर बॉडी पसंद था। जितना स्ट्रेंज था, वो इतना अनफैमिलियर था कि वो उससे भाग न सके। उसे वो पसंद था और वो उसे इतना पसंद करती थी कि बाद में रोई। जैसे ही वो बेहोश हुई, बियामोंटे करीब आया, उसके बगल में लेट गया। जैसे ही सुबह हुई, मॉर्निंग लाइट की सॉफ्ट ग्लो ने रूम को घेर लिया। नाहसू धीरे धीरे हिली, एक अनएक्सपेक्टेड वार्मथ महसूस करते हुए जो उसे घेरे हुए थी। ब्लैंकेट के सिंपल कंफर्ट की बजाय वार्मथ फर्म लग रही थी, लगभग सिक्योर। जैसे ही वो जागी, एक रियलाइजेशन उसके ऊपर डॉन हुई। वो बिना नोटिस किए सो गई होगी। वो सोच रही थी कि क्या वेदर वार्मर हो गया था, क्योंकि वो इतनी साउंडली सोई थी, पूरी तरह अनअवेयर ऑफ सराउंडिंग्स। याद करते हुए कि उसे जल्दी वॉशअप करना था पार्ट टाइम जॉब के लिए, वो मूव करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसके बगल में स्ट्रॉन्ग आर्म महसूस किया, क्यूरियोसिटी ने उसे पीक लेने पर मजबूर किया। बियामोंटे को उसके बगल में सोते देखकर एम्बैरसमेंट उसे रश कर गया, जिससे वो जल्दी लेट गई। वो खुद को काल्म करने की कोशिश की, खुद को रिमाइंड करते हुए कि वो जानती थी ये होगा। उसके एक्शंस का हाफ इम्पल्सिव था, जबकि दूसरा हाफ इस थॉट पर बेस्ड था कि ये कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं था। ऐसी नाइट स्पेंड करना किसी ग्रोन मैन के लिए बिग डील नहीं होना चाहिए, तो फंस बनाने की कोई रीज़न नहीं। वो खुद को रीअश्योर की कि आजकल लोग ऐसे ही स्ट्रेंजर्स के साथ करते हैं जिनसे अभी मिले हों। आखिरकार उसने टीवी पर ऐसे केस देखे थे जहां पीपल ड्रिंकिंग के बाद इम्पल्स पर एक्ट करते। फिर भी सब रैशनलाइजेशन के बावजूद थॉट्स उसे बॉदर करते रहे। वो इतना रोई थी कि सब क्लियरली याद नहीं था, लेकिन जो वीड था वो उसके टच का फीलिंग। पहले ये स्ट्रेंजली क्लमजी लगा था, लेकिन जल्दी इतना एफर्टलेसली स्किल्ड हो गया कि लगभग जारिंग था। उसने फिर उसे देखा, कन्विंस्ड कि ऐसे एक्सपीरियंस वाले किसी को लास्ट नाइट स्पेशल नहीं लगी। वो सर्टेन थी कि ये उसके लिए सिग्निफिकेंट कुछ नहीं था। रेस्टलेस फील करते हुए वो डिसाइड की कि उसे क्लोथ्स पहनने हैं। जैसे ही वो उसके आर्म को मूव करने की कोशिश की, वो बड्स नहीं कर पाई। वो सोच रही थी कि वो इतना स्ट्रांग क्यों है, और सवाल किया कि क्या वो रियली अस्लीप था। उसके थॉट्स इंटरप्ट हो गए जब बाउमटे, अभी हाफ अस्लीप, ने पूछा कि वो कहाँ जा रही है। फ्लस्टर होकर उसने कहा कि उसके कान के इतने करीब न बोले। जब उसने पूछा क्यों, तो उसने एक्सप्लेन किया कि उसकी लो वॉइस टू मच रेजोनेट करती है, उसे अनकंफर्टेबल बना देती। चूंकि वो पहले से अवेक था, वो फर्मली बोली कि जल्दी लेट को करे, क्योंकि उसे वर्क के लिए रेडी होना था। लेकिन बेकैजुअली रिमार्क किया कि वो नहीं जा सकती क्योंकि वो अभी भी हर्ट था। उसके वर्ड्स ने नाहू को स्काउल करा दिया, क्योंकि वो इमीडिएटली सवाल किया कि वो क्या मतलब था। एंड में वो गिव इन हो गई और शिफ्ट स्किप कर दी। उसे फ्रस्ट्रेटेड फील हुआ कि मीटिंग हिम के बाद वो कितना चेंज हो गई। फर्स्ट वो इम्पल्सिवली मनी स्पेंड करने लगी, और नाउ वो वर्क स्किप कर रही थी जब मन करे। उसके बिहेवियर के सब कुछ स्ट्रेंज हो गया था।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जिन लोग को ये वीडियो अच्छा लगा वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो हाइप भी कर सकते हैं। और मैं आप सबसे थोड़ी बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने पार्ट्स लेट ला रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो जिस ऐप में मैं एडिट करता हूँ ना, वो ऐप क्या बोलते ढंग से काम नहीं कर रहा था। इस चक्कर में मेरे को 2-3 बार एक्सपोर्ट करने पर लगानी पड़ी और वो हट गई, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। तो मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। और जिन लोग को मेरे को थोड़ा सपोर्ट करना है तो वो मेरे को डोनेशन दे सकते हो ऑनलाइन, मैं यहाँ पे QR कोड लगा दूँगा। तो बाय बाय दोस्तों।